प्रोजेक्ट मिलने के बाद। उस दिन सुबह 9 बजे माइक और मैं मिसेस मार्टिन के लिए काम कर रहे थे। वो भली और धैर्यवान महिला थीं। वो हमेशा कहती थी कि माइक और मुझे देखकर उन्हें अपने दोनों बच्चों की याद आ जाती है जो अब बड़े होकर दूर चले गए हैं। हालांकि वो भली थीं, लेकिन वो कड़ी मेहनत में यकीन करती थीं और हमें काम में लगाए रखती थीं। हम 3 घंटे तक डिब्बा बंद सामानों को शेल्फ से उतारते थे, फेदर डस्टर से हर डिब्बे की धूल साफ करते थे और फिर उन्हें दोबारा करीने से जमा देते थे। ये बहुत ही नीरस और थकाऊ काम था। माइक के डैडी को मैं अपना अमीर डैडी कहता हूं और उनके पास इस तरह के 9 छोटे सुपरमार्केट थे, जिनमें से हर एक में बड़ी कार पार्किंग थी। वो 7-11 कन्वीनियंस स्टोर्स के शुरुआती संस्करण थे, छोटे किराना स्टोर जहां लोग दूध, ब्रेड, बटर और सिगरेट जैसे सामान खरीदते थे। समस्या ये थी कि तब हवाई में एयर कंडीशनिंग का ज्यादा चलन नहीं था और गर्मी के कारण स्टोर्स के दरवाजे बंद नहीं रहते थे। सड़क और पार्किंग की तरफ वाले स्टोर के दरवाजे खुले रहते थे। जब भी कोई कार पास से गुजरती थी या पार्किंग में आकर खड़ी होती थी तो हर बार धूल का गुबार उठता था और स्टोर में घुसकर डिब्बों पर बैठ जाता था। हम जानते थे कि जब तक एयर कंडीशनिंग नहीं आएगा तब तक हमारे पास नौकरी रहेगी। 3 सप्ताह तक माइक और मैं मिसेस मार्टिन के पास जाते रहे तथा 3 घंटे तक काम करते रहे। दोपहर तक हमारा काम खत्म हो जाता था और वो हमारे हाथ में 3 छोटे सिक्के थमा देती थीं। देखिए, सन 1950 के दशक के बीच 9 साल की उम्र में भी 30 सेंट कमाने में कोई खास खुशी नहीं होती थी। तब कॉमिक बुक 10 सेंट में आती थी, इसलिए मैं अपना पैसा आमतौर पर कॉमिक बुक्स पर खर्च करता था और फिर घर चला जाता था। चौथे सप्ताह के बुधवार तक मैं ये काम छोड़ने का मन बना चुका था। मैं काम करने के लिए सिर्फ इसलिए तैयार हुआ था क्योंकि मैं माइक के डैडी से पैसे बनाना सीखना चाहता था और अब मैं 1 घंटे में 10 सेंट की गुलामी कर रहा था। उससे भी बढ़कर उस पहले शनिवार के बाद मैंने माइक के डैडी को देखा तक नहीं था। अब मैं काम छोड़ रहा हूं, मैंने लंच के समय माइक को बताया। स्कूल नीरस था और अब मेरे पास शनिवार नहीं थे जिनकी मैं राह देख सकूं, लेकिन ये 30 सेंट थे जिनकी वजह से मेरा दिमाग खराब हो गया था। इस बार माइक मुस्कुराया। तुम किस बात पर हंस रहे हो? मैंने गुस्से और कुंठा में पूछा। डैडी ने कहा था कि ऐसा ही होगा। उन्होंने कहा था कि जब तुम छोड़ने का फैसला कर लो तब वो तुमसे मिलना चाहेंगे। क्या? मैंने आवेश में कहा। वो इंतजार कर रहे थे कि मैं इससे उकता जाऊं। कुछ, माइक बोला। डैडी अलग तरह के हैं। वो तुम्हारे डैडी की तरह नहीं सिखाते हैं। तुम्हारे मम्मी डैडी बहुत बोलते हैं, मेरे डैडी शांत हैं और कम बोलते हैं। इसलिए तुम इस शनिवार तक इंतजार कर लो, मैं उन्हें बता दूंगा कि तुम काम छोड़ने का फैसला कर चुके हो। तुम्हारा मतलब है कि मेरे साथ नाटक खेला गया है? नहीं, दरअसल नहीं, लेकिन शायद हो भी सकता है। डैडी शनिवार को बता देंगे। शनिवार को कतार में इंतजार करना। मैं माइक के डैडी का सामना करने को तैयार था। मेरे असल डैडी भी उन पर नाराज थे। मेरे असल डैडी, जिन्हें मैं गरीब डैडी कहता हूं, सोचते थे कि अमीर डैडी बाल श्रम कानूनों का उल्लंघन कर रहे थे और उनकी जांच होनी चाहिए। मेरे शिक्षित गरीब डैडी ने मुझसे वो मांगने को कहा जिसका मैं हकदार था, कम से कम 25 सेंट प्रति घंटा। गरीब डैडी ने मुझसे कहा कि अगर मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ती है तो मुझे तुरंत नौकरी छोड़ देनी चाहिए। वैसे भी तुम्हें उस घटिया नौकरी की जरूरत नहीं है, मेरे गरीब डैडी ने तैश में कहा। शनिवार की सुबह 8 बजे मैं माइक के घर पहुंचा और दरवाजा माइक के डैडी ने खोला। बैठ जाओ और कतार में इंतजार करो, उन्होंने मेरे दाखिल होते समय कहा। फिर वो मुड़े और बेडरूम के पास बने अपने छोटे से ऑफिस में गायब हो गए। मैंने कमरे में चारों ओर देखा, मगर मुझे माइक कहीं नहीं दिखा।
अजीब सा महसूस करते हुए मैं सावधानी से उन दोनों महिलाओं के पास बैठ गया जो मुझे 4 सप्ताह पहले वहीं दिखी थीं। वो मुस्कुराईं और सोफे पर थोड़ा सा खिसक कर मेरे लिए जगह बना दी। 45 मिनट गुजर गए और मैं आग बबूला होने लगा। तकरीबन 30 मिनट पहले दोनों महिलाएं उनसे मिलकर वहां से जा चुकी थीं। एक अधिक उम्र का आदमी वहां 20 मिनट तक बैठा था और अब वो भी निकल कर जा चुका था। मकान खाली था और यहां मैं हवाई के उस सुहाने दिन एक सीलन भरे अंधेरे लिविंग रूम में बैठा था और एक लालची आदमी से बात करने का इंतजार कर रहा था जो बच्चों का शोषण करता था। मुझे ऑफिस में इधर उधर कागज सरकने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। वो फोन पर बात कर रहे थे और मुझे नजरअंदाज कर रहे थे। मैं उनसे मिले बिना ही बाहर जाने के लिए तैयार था, लेकिन किसी कारण मैं रुक गया। आखिर 15 मिनट बाद ठीक 9 बजे अमीर डैडी अपने ऑफिस के बाहर निकले। बिना कुछ कहे उन्होंने मुझे हाथ से ऑफिस में आने का इशारा किया। अमीर डैडी ने अपने ऑफिस की कुर्सी को घुमाते हुए कहा, मुझे लगता है कि तुम वेतन बढ़वाना चाहते हो या तुम नौकरी छोड़ने वाले हो। रुआंसी आवाज में मेरे मुंह से निकला, देखिए आप समझौते की अपनी शर्त पूरी नहीं कर रहे हैं। 9 साल की उम्र में किसी वयस्क से मुठभेड़ करना सचमुच डरावना था। आपने कहा था कि अगर मैं आपके लिए काम करूंगा तो आप मुझे सिखाएंगे। देखिए, मैंने आपके लिए काम किया है, मैंने मेहनत से काम किया है। आपकी खातिर काम करने के लिए मैंने अपने बेसबॉल मैचों की कुर्बानी दी है, लेकिन आपने अपना वादा नहीं निभाया और मुझे कुछ भी नहीं सिखाया। आप धोखेबाज हैं, जैसा कि शहर का हर व्यक्ति आपके बारे में कहता है। आप लालची हैं, आप सिर्फ पैसे कमाना चाहते हैं और अपने कर्मचारियों की जरा भी परवाह नहीं करते हैं। आपने मुझे खामखा इंतजार करवाया और मेरे प्रति कोई सम्मान नहीं दिखाया। मैं छोटा हूं, लेकिन इससे बेहतर व्यवहार का हकदार हूं। अमीर डैडी अपनी घूमने वाली कुर्सी में आगे पीछे झूलने लगे। अपनी ठुड्डी पर हाथ रखकर उन्होंने मुझे एकटक देखा। बुरा नहीं है, उन्होंने कहा, 1 महीना भी नहीं हुआ और तुम वही भाषा बोल रहे हो जो मेरे ज्यादातर कर्मचारी बोलते हैं। क्या? मैंने पूछा। मैं समझ नहीं पाया कि वो क्या कह रहे थे, इसलिए मैंने अपना दुखड़ा जारी रखा। मैंने सोचा था कि आप अपना वादा निभाएंगे और मुझे सिखाएंगे। इसके बजाय आप मुझ पर अत्याचार कर रहे हैं। ये जुल्म है, सरासर जुल्म है। मैं तुम्हें सिखा रहा हूं, अमीर डैडी ने धीमे स्वर में कहा। आपने मुझे क्या सिखाया है? कुछ भी नहीं, मैंने गुस्से से कहा। जब मैं चंद सिक्कों के बदले काम करने के लिए तैयार हो गया, उसके बाद से आपने मुझसे बात तक नहीं की है। 1 घंटे के बदले 10 सेंट? हाँ, मुझे तो सरकार से आपकी शिकायत करनी चाहिए। आप जानते हैं हमारे देश में बाल श्रम कानून है। आप तो जानते ही हैं मेरे डैडी सरकार के लिए काम करते हैं। हाँ। शाबाश, अमीर डैडी ने कहा। अब तुम उन अधिकतर कर्मचारियों की भाषा बोल रहे हो जो मेरे लिए काम करते थे। ऐसे कर्मचारी जिन्हें मैंने नौकरी से निकाल दिया या जिन्होंने खुद ही नौकरी छोड़ दी। 20 साल पहले आज सीखने का उल्टा पिरामिड। एडगर डेल को हमें यह सिखाने का श्रेय जाता है कि हम सबसे अच्छी तरह कार्य करके, असली चीज करके या सिम्युलेशन के जरिए सीखते हैं। कई बार इसे अनुभवजन्य सीखना कहा जाता है। डेल और उनका सीखने का शंकु हमें बताता है कि पढ़ना और व्याख्यान सुनना सीखने के सबसे कम असरदार तरीके हैं, और हम सभी जानते हैं कि ज्यादातर स्कूल हमें किस तरह सिखाते हैं, पढ़ाकर और व्याख्यान सुनाकर। तो इस बारे में आपको क्या कहना है? मैंने पूछा, और मुझे एहसास था कि कम उम्र के बावजूद मैं काफी बहादुरी दिखा रहा था। आपने मुझसे झूठ बोला। मैंने आपकी खातिर काम किया और आपने अपना वादा पूरा नहीं किया। आपने मुझे कुछ नहीं सिखाया। कौन कहता है कि मैंने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया? अमीर डैडी ने शांति से पूछा। देखिए, इस दौरान आपने कभी मुझसे बात तक नहीं की। मैंने 3 सप्ताह तक काम किया और आपने मुझे कुछ नहीं सिखाया। मैंने मुंह बनाकर कहा।
क्या सिखाने का मतलब बोलना या व्याख्यान देना ही है? अमीर डैडी ने पूछा। और क्या, मैंने जवाब दिया। देखो, इस तरह वो तुम्हें स्कूल में सिखाते हैं, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन जीवन तुम्हें इस तरह से नहीं सिखाएगा। और मेरा मानना है कि जीवन सबसे अच्छा शिक्षक होता है। अधिकतर समय जीवन आपसे बात नहीं करता है, यह आपको एक तरह से धक्का देता है। हर धक्के के साथ मानो जीवन कहता है, जाग जाओ, कोई चीज है जो मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूं। यह आदमी कैसी बेसिर पैर की बातें कर रहा है, मैंने मन ही मन सोचा। जीवन मुझे धक्का दे रहा है, यानी वो मुझसे बात कर रहा है। अब मैं जान गया था कि मुझे अपनी नौकरी हर हाल में छोड़ देनी चाहिए। मैं एक ऐसे आदमी से बात कर रहा था जिसे हवालात में बंद करने की जरूरत थी। अगर तुम जीवन के सबक सीखते हो तो इससे तुम्हें बहुत ज्यादा फायदा होगा। अगर नहीं सीखते तो जीवन तुम्हें बस चारों तरफ धक्के देता रहेगा। लोग दो चीजें करते हैं, कुछ लोग जीवन के धक्के खाते रहते हैं, दूसरे नाराज होते हैं और पलट कर धक्का देते हैं। लेकिन वो अपने बॉस या अपनी नौकरी या अपने पति या पत्नी के खिलाफ अपना गुस्सा निकालते हैं। वो नहीं जानते हैं कि ये जीवन है जो उन्हें धक्के दे रहा है। मुझे पता नहीं था कि वो किस बारे में बात कर रहे थे।